हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड बजर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो हमने जो है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था सीटेट का सितंबर का 2016 वाला जो पेपर था, पेपर 2, और उसका जो है सीडीपी का सेक्शन का पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था। इस जो है वीडियो में हमने जो है इस आज के लेक्चर में हमने जो है पार्ट 2 को कवर करना होगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इन्हीं क्वेश्चंस को। और हाँ, आप में से अगर किसी ने भी जो है अपने प्रीवियस वीडियोस के जो है सीटेट के पेपर्स के डिस्कशन को नहीं देखा है, तो मैं लिंक उसके सभी के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो वो आप उन सभी के जो है लिंक से जो है आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उसके रिगार्डिंग आपको वहां से वो सब पता चलने वाला है। और बाकी आप बिल्कुल इसका बेनिफिट तो ले ही पा रहे होंगे। बाकी कुछ भी आपको पूछना होता है तो जरूर से आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जो है मुझे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसी के रिगार्डिंग। फिर लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी से जो है क्वेश्चन है, इसी के रिगार्डिंग जो है अपने को इसके लिए आंसर करना होगा। तो ठीक है जी, लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड। ये हम सभी जानते हैं कि लॉरेंस कोलबर्ग की मोरल की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया था। Criticized on several counts. Which of the following statements is correct in context of the criticism? लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है, करेक्ट आपको स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट है, कोलबर्ग हैज नॉट गिवन टिपिकल रिस्पॉन्सेज टू ईच स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग। ये तो रॉन्ग है ना, कि कोलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया। नहीं जी, उसने सब कुछ बताया हुआ है, स्टेज वाइज उसने सब कुछ क्लियर किया हुआ है कि किस स्टेज में नैतिकता किस प्रकार से अपनाई जाती है। नेक्स्ट है, कोलबर्ग हैज डुप्लीकेटेड पियाजेस मेथड्स ऑफ अराइविंग एट हिज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। कि अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया, नकल वगैरह नहीं की थी। ये भी एक रॉन्ग ऑप्शन होगा। इन्फ्लुएंस्ड हुए थे लॉरेंस कोलबर्ग पियाजे की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी से, तो उस बेसिस पे तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है, कोलबर्ग्स थ्योरी हैज डज नॉट फोकस ऑन चिल्ड्रंस रिस्पॉन्स। ये भी गलत है। हम जानते हैं कि लॉरेंस कोलबर्ग ने 6 टू जो है नो 10 टू 16 ईयर्स के जो है बच्चों के इंटरव्यूज किए थे, एंड वो सभी के सभी मेल चाइल्ड थे। यही एक प्रॉब्लम थी उसमें। एंड उसने सिर्फ मेल्स के सैंपल्स लिए थे, जैसा कि मैं बताया भी जा रहा है फोर्थ ऑप्शन में। कोलबर्ग हैज बेस्ड ही स्टडी प्राइमरली ऑन मेल सैंपल्स। कोलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा था। यही एक इसकी थ्योरी की आलोचना थी। और कैरोल गिलिगन, आप जानते हैं, उसके द्वारा इसकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया था। मैं नेम में लिख दे रहा हूँ। हाँ, अब मैं होप करता हूँ आपसे कि आप नोट्स तो प्रॉपर बना ही रहे होंगे। नोट्स का बेनिफिट आपको प्रॉपर से मिलने वाला है। जो भी इंपॉर्टेंट लगता है आप जरूर से नोट्स बनाया कीजिए उससे। कैरोल गिलिगन एक फीमेल साइकोलॉजिस्ट थी जिसका मानना था कि मेल्स जो एक नैतिकता अपनाते हैं वो जस्टिस पर्सपेक्टिव के आधार पर, मीन्स उनके लिए न्याय इंपॉर्टेंट होता है, और लड़कियों के लिए जो है केयर पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, देखभाल की नैतिकता इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अभी इन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तो अभी इसी के रिगार्डिंग देखना होगा, तो बिल्कुल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आंकलन को उजागर करता है? अधिगम की आंकलन के लिए बात की जा रही है, मींस असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग मींस फॉर्मेटिव असेसमेंट। अभी ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ट्रिक देख लीजिए। फोर से फॉर्मेटिव आप रिलेट कर सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहती है। देखते हैं इसी के रिगार्डिंग। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट को। द टीचर assesses conceptual understanding of the students besides focusing on processes of thinking। कि शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आंकलन करता है। बिल्कुल, ये भी एक जो है राइट पॉइंट है ना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। फॉर्मेटिव लर्निंग वाली साइड पे ये जो है बिल्कुल लेके जा रहा है अपने को। नेक्स्ट भी अगर देख लेते हैं। द टीचर assesses the student by comparing their responses to standard responses। की शिक्षक मानक उत्तर से विद्यार्थियों के उत्तरों की जो है तुलना करके जो है उनके आंकलन करता। नहीं जी, ये राइट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, द टीचर असेसेस द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन इन टेक्स्ट बुक। ये भी एक प्रॉब्लम है ना, कि जो है उनकी जो टीचर असेस कर रहा है स्टूडेंट्स को उनकी
इंफॉर्मेशन जो है दी गई है ओनली टेक्स्ट बुक में। ये एक प्रॉब्लम है। हम सभी जानते हैं कि टेक्स्ट बुक को एक रिसोर्स मानो, बट सब कुछ उसी पे डिपेंड मत करो। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है, द टीचर असेसेस अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन हिज और हर परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर। तो कंपैरिजन जहाँ पे आ गया कि आप दूसरों के साथ तुलना करके उसकी परफॉर्मेंस को जांचें, तो ये सभी एक प्रॉब्लम के बेसिस पे है। बट फर्स्ट ऑप्शन जो है कि बिल्कुल एक राइट ऑप्शन, जो कि अपने को आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी बार रिपीट हो चुके हैं, पहले भी आपसे बात हुई है। देखते हैं इसी के रिगार्डिंग। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स, हिंदी में बताया जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन, द टीचर डिक्टेटिंग द चिल्ड्रन व्हाट शुड बी डन, कि शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। देखो ये तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होगी ना, जहाँ पे टीचर की चल रही है, टीचर मनमानी कर रहा है, तो फिर ये तो रोंग है। नेक्स्ट है, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस एंड देयर वॉइसेस, कि बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। बिल्कुल राइट है ना, यही तो होगा फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जहाँ पे बच्चों को प्रेफरेंस दी जा रही है खुद के लिए प्लानिंग करने की, एंड वो बच्चे खुद से एक्सपीरियंसेस ले पा रहे हैं, एंड उनकी वॉइस को मीन्स उनकी बातों को भी महत्ता दी जा रही है। तो बिल्कुल एक चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की ओर ये अपने को लीड कर रहा है। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, इसी के रिगार्डिंग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स Piaget एंड Vygotsky's व्यूज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट्स करेक्टली। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस भी रिपीट हो चुके हैं, जहाँ पे Piaget वर्सेस Vygotsky आप बोल सकते हैं कि एक ओपोजिशन में इनके क्वेश्चंस बनते हैं कि Piaget की क्या अप्रोच थी और Vygotsky की क्या अप्रोच थी। अभी आपको बताना है कि उनका भाषा और विचार के बारे में क्या दृष्टिकोण सही रहेगा। और देखते हैं इसी के रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थॉट एमर्ज फर्स्ट। नहीं, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग थॉट पहले नहीं आते, थॉट बाद में आते हैं वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। ये एक रॉन्ग पॉइंट है। पहले मैं आपको इसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक सी बातें बता भी देता हूँ। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की इस बात पे फोकस करते थे कि लैंग्वेज थॉट्स को लीड करती है आफ्टर 2 years, मीन्स 3 years से भाषा विचारों को लीड करती है। और इनकी बुक का नेम है थॉट एंड लैंग्वेज, इस जो टॉपिक से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे की आप अगर देखेंगे बात यहाँ पे, तो पियाजे कहते थे थॉट्स फर्स्ट हैं एंड थॉट्स लीड करते हैं लैंग्वेज को। तो पियाजे ने ये बात बोली थी कि पहले विचार आए और फिर भाषा आई, मीन्स हमने पहले सोचना शुरू किया, थिंक करना शुरू किया, लॉजिक्स लगाने शुरू किए, एंड उसी को एक बाहरी रूप देने के लिए, मीन्स एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज अपने पास आई। बट वाइगोत्स्की ये मानते थे कि लैंग्वेज पहले आई और लैंग्वेज के बेसिस पे विचार आए। तो दोनों की अलग अलग अप्रोच थी। अभी इसी के बेसिस पे आपको एक राइट आंसर ढूंढना है, कौन सी ऑप्शन होगी बाकी आप देख लेंगे। देखते हैं फिर। अकॉर्डिंग टू Piaget, thought emerged first, and according to Vygotsky, language has a profound effect on thought। बिल्कुल ये राइट पॉइंट है ना, कि प्याजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, कुछ भी गलत नहीं है, हमने अभी भी क्लियर किया। और वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल राइट पॉइंट है जी। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20th, काफी बढ़िया क्वेश्चन ये भी, 20th भी। जरूर से देखते हैं इसको भी। वॉचिंग हर ग्रैंड डॉटर arguing with her father for going on a school trip, the grandmother says, why cannot you be obedient like a good girl? Who will marry you if you behave like a boy? बात की जा रही है कि विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। तो यह एक स्टेटमेंट, ये एक जो कथन है, निम्नलिखित में से किसको रिफ्लेक्ट कर रही है, किसको प्रतिबिंबित कर रही है। तो ये तो आप सभी पहचान ही गए होंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, प्रॉपर आप ऑप्शन देख भी सकते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, कि लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में जो एक रूढ़िबद्ध धारणाएं बना दी गई हैं कि
हाँ, जो पिछड़ी हुई आप सोच भी बोल सकते हैं, एक बैकवर्ड सोच भी बोल सकते हैं, जो बना दी गई है, बस वही जो है आगे अप्लाई होने की बात की जा रही है। और इसके रिगार्डिंग आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपको एग्जाम्पल ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रिलेट करके ज़रूर से देगा, जैसे कि दादा-दादी, नाना-नानी उनके साथ रिलेट करके देने वाला है और कुछ उस टाइम के विचारों को आज अप्लाई कर रहा होगा, तो वो आप उसी के साथ रिलेट करने वाले हैं। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने जो है 21st, अभी इसी के रिगार्डिंग अपने को देखना होगा जरूर से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट असेसमेंट आर करेक्ट? आंकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सही है? फर्स्ट ऑप्शन है असेसमेंट शुड help students see their strengths and gaps and help the teacher fine tune her टीचिंग अकॉर्डिंगली। आंकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को जो है देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकते। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। क्या ऑप्शन इसमें जो है राइट और होनी चाहिए इसी के साथ? मीन्स दो ही ऑप्शन राइट होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन अपने को ए वाली तो मिल ही चुकी है। अभी ए के साथ बी रिलेट होगा या ए के साथ सी रिलेट होगा, यही आपको बताना होगा। देखते हैं। सेकंड है असेसमेंट इज मीनिंगफुल ओनली इफ कंपैरेटिव इवैल्यूएशंस ऑफ स्टूडेंट्स आर मेड। आंकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन हो। देखो यही तो एक प्रॉब्लम है कि आप तुलनात्मक मूल्यांकन करेंगे। तुलनात्मक तो गलत है, तुलना तो आपने करनी नहीं है। फर्स्ट राइट था, सेकंड रॉन्ग है। थर्ड की ओर बढ़िए। असेसमेंट शुड assess not only memory but also understanding and application। आंकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। बिल्कुल राइट है जी, कि बच्चे जो प्राप्त किया है उसका जो है बच्चे प्रयोग भी कर सकें, तो उस बेसिस पे होना चाहिए। मींस ए एंड सी बिल्कुल एक जो है राइट ऑप्शन के बेसिस पे ये अपने को आंसर इसका मिल चुका है। आगे बढ़ चलते हैं। बाकी सही बताने थे, बाकी तो रॉन्ग है। बाकी देख लेते हैं डी ऑप्शन भी, कि आंकलन तभी उद्देश्यपूर्ण हो सकता है जब तक उसे भय और चिंता का संचार न हो। असेसमेंट कैन नॉट बी पर्पसफुल इफ इट डज नॉट इंड्यूस फियर एंड एंजाइटी। तो ये एक प्रॉब्लम है ना इसमें। ऐसा नहीं होगा कि वो जो डर और चिंता या भय और चिंता का संचार हो किस प्रकार से। ये तो एक फिर इसकी डीमेरिट आप बोल सकते हैं अगर ऐसा कुछ हो। ये फिर एक रॉन्ग ही पॉइंट था। बढ़ते हैं नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन की ओर। काफी बढ़िया क्वेश्चन ये भी। अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट 2009 मींस अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड स्टडी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो किस बेसिस पे अभी इसका भी आंसर अपने को करना है। फर्स्ट है एट होम विद देयर पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट, कि घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध करें। नहीं जी, इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो ये तो फिर एक रॉन्ग होगा। नेक्स्ट इन स्पेशल स्कूल्स, ये भी रॉन्ग हो गया कि आप उन्हें स्पेशल स्कूल्स में खास तौर पर उन्हीं के लिए जो बनाए गए हैं उनके लिए, तो ये गलत है। नेक्स्ट है इन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप्स विद प्रोविजंस टू कैटर टू देयर इन विजुअल नीड्स, की समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की जो है पूर्ति की जा सके। बिल्कुल राइट ही तो है। यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन के बेसिस पे ये जो पॉइंट आ रखा है बिल्कुल राइट रहेगा जी यही। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 23rd देखते हैं उसी के रिगार्डिंग। An effective teacher in a classroom where students come from diverse backgrounds से जो बच्चे आते हैं, समझ सकते हैं आप, विविध पृष्ठभूमि से। मीन्स अलग अलग जो है इनका बैकग्राउंड है, कल्चरल बैकग्राउंड अलग से हो सकता है, और मीन्स विविधताओं वाले बच्चे आए हैं। बाकी क्वेश्चन को प्रॉपर देखते हैं कि जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों, वहां एक प्रभावी शिक्षक क्या करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास यहाँ पे कि push students from deprived backgrounds to work hard so that they can match up with their peers, की वंचित पृष्ठभूमि से। मीन्स वंचित पृष्ठभूमि के जो विद्यार्थियों को, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे कौन से होंगे? वो बच्चे मीन्स ये जो नॉर्मल फैसिलिटीज जो दूसरे स्टूडेंट्स को मिल रही हैं उसी समाज में रहते हुए, वो उनको नहीं मिल रही। मीन्स वो उन्हीं सुख सुविधाओं से वंचित रह गए हैं, इसलिए उनको
वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थी बोला जाता है। अभी देखते हैं, तो वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहना चाहिए ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। ये पॉइंट रॉन्ग है। नेक्स्ट पढ़े कि फोकस ऑन देयर कल्चरल नॉलेज टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द ग्रुप। कि समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना चाहिए। ये बिल्कुल एक राइट पॉइंट होगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इग्नोर कर नहीं, इग्नोर तो आपको करना नहीं है। नेक्स्ट, क्रिएट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स विद दोज फ्रॉम द सेम। नहीं जी, ये भी एक रॉन्ग पॉइंट है कि आप क्या करें कि समान जो है आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएंगे और उन्हें एक साथ रखेंगे। तो ये बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। बस वही ऑप्शन जो है अपने पास एक राइट ऑप्शन थी, जो कि हम जो है पहले ही आंसर कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और काफी बढ़िया सा क्वेश्चन अपने पास पहुंच चुका है, क्वेश्चन नंबर 24। अभी देखते हैं इस सब के रिगार्डिंग क्या ऑप्शन अपने पास जो है उसमें राइट रहनी चाहिए। तो जरूर से क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शंस। अभी आपको बताना है कि निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से जो है आपको मिलान करना है। तो देखते हैं फिर कैसे मिलान हो पाएगा। फर्स्ट है प्रोक्सिमो डिस्टल ट्रेंड की समीप दूराभिमुख दिशा। सॉरी। तो उसके बेसिस पे आपको जो है आंसर करना है कौन सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट होनी चाहिए। तो देखो आपको क्या करना है प्रॉपर, अगर मैं आपसे इसके रिगार्डिंग डिस्कशन करूँ, आपको नीचे आंसर्स दिए गए हैं, मीन मैच द कॉलम कीजिए और फिर उसके बेसिस पे आप आंसर कर दीजिए। तो वो देखते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल ट्रेंड अभी किसके साथ जो है लिंक होगा। एक सेफेलोपोडल ट्रेंड दिया गया है, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो रही है, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात दे रखी है। तो जरूर से वन बाय वन जो है सभी को रिलेट करते हैं हम इसी तरह से, और फिर देखेंगे कौन सा आंसर जो है इसके साथ लिंक हो पाएगा। प्रोक्सिमो डिस्टल ट्रेंड अभी इस साइड्स पे ऑप्शंस भी दे देते हैं। डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। नेक्स्ट है हेड टू टो सीक्वेंस। अभी हेड टू टो हो गया तो ये तो फिर है ना सेफेलोपोडल ट्रेंड। तो सिर मीन सिर से पैर का क्रम जो है ये तो फिर मैच हो ही गया। तो सिर पदाभिमुख दिशा ये तो राइट है। नेक्स्ट है विकास, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास की एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न होती है। तो ये कौन सा होगा फिर आप खुद समझ सकते हैं ना। इन अ सिंगल चाइल्ड द रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम वन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट टू द अनदर। तो ये आप खुद समझ सकते हैं। ये ऑप्शन जो है अपने पास इसके साथ रिलेट हो रखा है। ठीक है। और आगे मैं बढ़ू। क्योंकि इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक ही व्यक्ति में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसके बेसिस पे बात होती है, और एक ही व्यक्ति में यहाँ पे बात हो रखी है सिंगल चाइल्ड की। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो ये तो हाँ बिल्कुल आप रिलेट कर पाएंगे बिल्कुल। तो फर्स्ट के साथ डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। तो ये मींस अलग अलग मींस इंटर हम दूसरों के साथ जब बच्चों को रिलेट करते हैं तब बात आती है। और लास्ट अपने पास एक रह गया प्रोक्सिमो डिस्टल, तो इसके लिए आपको पता चल ही गया होगा फोर्थ नंबर बिल्कुल एक राइट है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी टू आउटवर्ड्स। अभी आपको बताना है तो इसके अकॉर्डिंग कौन सी एक ऑप्शन जो है एक सबसे राइट ऑप्शन है। तो अब ये मैच करते हैं किसके साथ, ये सब मैचिंग हो रखी होगी। अभी तो पहले तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ मींस ए के साथ कौन सा होगा, फोर्थ। आगे देखिए अगर हम, और बी के साथ आपको जो है यहाँ पे दे ही रखा है जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे। बी के साथ तो नंबर 2 आ गया है, बिल्कुल राइट है। और सैंकिड बिल्कुल राइट है। थर्ड की ओर बढ़े हैं तो थर्ड रिलेट कर रहा है नंबर 1 के साथ। और डी को जो है आप क्लियर कर पा रहे होंगे नंबर 3 के साथ। ये तो रिलेट हो गया ना। और प्रोग्रेशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तो हो जाता, बट वो एक बार देखते हैं बाकी ऑप्शंस को भी क्या होगा फिर एक बारी। सैंकिड में है, नहीं नहीं नहीं, फोर्थ। ओके। डी ऑप्शन अपने पास बिल्कुल जो है मैच कर गया ना, बिल्कुल डी ऑप्शन ही किसका राइट आंसर है। आप खुद रिलेट कर सकते हैं इसको क्योंकि सारे के सारे पेयर्स उसी में जो है मैच हो रहे हैं, मींस आपको सब कुछ क्लियर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस मैच द कॉलम जैसे छोटे बच्चे करते हैं बस वही करना था और वो अपने लिए हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25th क्वेश्चन काफी बढ़िया वैसे क्वेश्चन था ये। चार टाइप के क्वेश्चन मींस चार अलग अलग टाइप से जो आते हैं क्वेश्चन वो एक ही क्वेश्चन में कवर किए जा रहे थे। Which of the following statements about cognition and emotions is correct? संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही कथन है, उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। तो देखते हैं इसमें कौन सी एक ऑप्शन जो है राइट है। फर्स्ट है कॉग्निशन एंड इमोशंस आर
इंटरट्विन्ड एंड अफेक्ट ईच अदर, कि संज्ञान और समय परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल राइट ऑप्शन है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। संज्ञान और संवेग ये स्पेयरेबल नहीं है, दे आर नॉट स्पेयरेबल, और ये एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। हम काफी बार इसके बारे में भी जान चुके हैं। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम विद डाइवर्स लर्नर्स, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरिंग, कि विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। आप क्लियर कर पा रहे होंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग जहाँ पे बिल्कुल जो है टीचर बच्चों को सहयोग प्राप्त करता चला जाता है, बच्चों को गाइड करता है और फिर बच्चे सीखते चले जाते हैं। और पीयर ट्यूटोरिंग में क्या होगा कि बच्चे जो अपनी सेम एज के साथी हैं उन्हीं से सीखेगा, उनके साथ इंटरेक्शंस करेगा। तो उसके बेसिस पे बात की जा रही है, तो क्या होगी इसके बेसिस पे एक राइट पॉइंट, उसके बेसिस पे देखते हैं फिर हम भी। तो यहाँ पे की जा रही है बात फर्स्ट कि शुड बी यूज्ड ओनली समटाइम्स सिंस इट प्रमोट्स कंपैरिजन विद क्लासमेट्स, कि केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। सेकंड है शुड बी एक्टिवली डिस्करेज, नहीं जी, डिस्करेज तो आप करेंगे नहीं, इसको आप डिस्करेज थोड़ी ना करेंगे, ये तो हेल्प करेगा इंक्लूसिव एजुकेशन के बेसिस पे आप सभी को आप एजुकेशन प्रदान करेंगे, तो ये तो रॉन्ग है। नेक्स्ट है should be actively promoted to facilitate peer acceptance, कि सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की सब कार्यता बढ़े। ये बिल्कुल एक राइट पॉइंट था। पर चलते हैं नेक्स्ट। सेग्रीगेट तो आप करेंगे नहीं, इसलिए फोर्थ पॉइंट आपके लिए रॉन्ग हो जाता है। तो बिल्कुल है अभी अपने पास क्वेश्चन नंबर 27, तो उसी के रिगार्डिंग जो है अपने को देखना होगा। ये एक और मैच था कॉलम के बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन, जैसे कि पहले भी किया था। अ टीचर कैन एड्रेस डाइवर्सिटी इन हर क्लास बाय, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। तो किस बेसिस पे अभी यही अपने को देखना होगा। फर्स्ट है एक्सेप्टिंग एंड वैल्यूइंग डिफरेंसेस, बिल्कुल राइट है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कि भिन्नताओं को स्वीकार करे और इन्हें महत्व दे। तो ये एक ऑप्शन राइट होगा, मीन्स ए तो सभी में आना चाहिए, तो ए इसमें है, ये भी राइट होगा। मीन्स राइट तो नहीं बोल सकते, मीन्स ए तीन में है, तो अभी तीनों को डाउट में रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यूजिंग सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ चिल्ड्रन एज अ पेडागोजिक रिसोर्स, मीन्स ये राइट था भी, और सेकंड भी बिल्कुल राइट है, कि बच्चों की सांस्कृतिक जो है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में जो है उसको प्रयोग करके। थर्ड है अकोमोडेटिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, बिल्कुल ये भी राइट है, कि विभिन्न अधिगम शैलियों को जो है समायोजित करे, एक ही क्लास में बच्चों को अलग अलग जो है टाइप से जो है टीचिंग स्टाइल से वो जो है बच्चों को टीच करे, इसमें भी तो कुछ भी गलत नहीं है। और लास्ट आपको बताया जा रहा है कि गिविंग स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड सेटिंग यूनिफॉर्म बेंचमार्क्स फॉर परफॉर्मेंस, ये एक प्रॉब्लम है, कि मानक निर्देश देकर, मानक निर्देश मींस एक यूनिफॉर्म बेंचमार्क्स आप सेट कर दे रहे हैं सभी के लिए और फिर वही आप सभी पे एप्लीकेबल करे जा रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। आप सभी के लिए सेम एक बेंचमार्क्स नहीं रख सकते, एंड एक आप ये भी नहीं बोल सकते कि निष्पादन हेतु आप सर्वमान्य है। अगर मैं बात करूं मानदंड निर्धारित करें मीन सभी पे जो मान्य हो पाए, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर एक बेसिस पे देखे जाएंगे, तो ये लास्ट ऑप्शन एक रॉन्ग ऑप्शन है। और बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो नंबर फोर्थ इसके बेसिस पे आपके लिए जो है सबसे राइट आंसर, क्योंकि अपने राइट के बेसिस बताना था वो तो एक रॉन्ग हो गया जी। और वैसे यूनिफॉर्म पैटर्न वाला बहुत बार रिपीट हो रखा है अभी प्रीवियस ईयर्स। Next, a teacher asked her class to cover sharp edges of furniture with cotton and use touch and feel notice boards and books. The needs of which category of special learners is she attempting to cater to? कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ और अनुभव करो वाली सूचना पटों का उपयोग करने को कहती है। तो वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। तो सिंपल वो विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स होंगे, दृष्टि विकलांग बच्चे होंगे, मीन्स वो जो किनारों को रुई से ढका, मीन्स वो किनारे शार्प होंगे, मीन्स तीखी धार वाले हैं, मीन्स बच्चों को कुछ चोट ना पहुंचे। बट वो कौन से बच्चे होंगे जो देख नहीं पाते या कम देख पाते हैं, लो विजन वाले बच्चे हैं। और ये छू और अनुभव करो, टच एंड फील, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अपने को सब कुछ क्लियर करके दे रहा है। ये स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की ओर से क्वेश्चन एक और,
नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन, इसी के देखते हैं और बिल्कुल आगे बढ़ेंगे फिर। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर बेस्ट कैटर्ड टू बाय एजुकेशनल प्रोग्राम्स दैट, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास कि मेक यूज ऑफ गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स टू मोटिवेट देम टू परफॉर्म अकॉर्डिंगली टू मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग, कि उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को उन्हें प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। नहीं जी, अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम के बेसिस पे अपनी राइट आंसर करना है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा कि आप गिफ्ट का यूज कर रहे हैं, रिवॉर्ड्स को यूज कर रहे हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए, गलत है जी। नेक्स्ट है एम्फसाइज मास्टरी ऑफ नॉलेज बाय रिकॉल, यहाँ पे एक रिकॉल प्रॉब्लम आ रखी है कि प्रत्यास्मरण करें, बच्चे रोट लर्निंग पे फोकस करें, मेमोराइज करें, ये एक प्रॉब्लम है कि प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, तो ये गलत होगा जी। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है स्टिमुलेट देयर थिंकिंग एंड गिव देम opportunities to engage in divergent thinking बिल्कुल राइट ऑप्शन है ना, कि उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के लिए जो है आप अवसर दें। डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले पॉइंट पे पहले ही बात हो चुकी है, जहाँ पे आप मल्टीपल दिशाओं में मल्टीपल डायरेक्शंस में सोच सकते हैं, तो ये एक वो पॉइंट है। और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एक जो है इसके लिए राइट आंसर, जहाँ पे आप बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं एंगेज होने के लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग में। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, और उसी के रिगार्डिंग फिर हम जो है देखते हैं क्या ऑप्शन इसमें जो है राइट रहनी चाहिए। Which of the following statements about students failure in schools are correct? विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी जो कथन है वो सही है, कौन सी एक स्टेटमेंट राइट है। फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट एंड कम्युनिटीज फेल सिंस दे डोंट हैव एबिलिटी, तो ये ऐसी तो कोई भी बात नहीं होगी ना, ये तो गलत है कि विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती, ये तो गलत है ना, सिंपल सी बात है, गलत हो रखी है ये तो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। स्टूडेंट्स फेल इन स्कूल्स बिकॉज अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स आर नॉट ऑफर्ड फॉर देयर लर्निंग, बिल्कुल राइट पॉइंट है कि विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं, प्रॉपर जो पुरस्कार होना चाहिए वो उन्हें मिल नहीं पाता। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फील बिकॉज टीचिंग इज नॉट डन इन मैनर इन विच इट इज मीनिंगफुल टू देम, कि विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उन्हें के लिए सार्थक हो, मीन्स मीनिंगफुल हो, तो ये भी एक राइट पॉइंट है। और लास्ट है कि students fail because school system does not cater to individual child's need and interest, कि विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। अभी देखो ये एक पॉइंट पहले जरूर बोला जाता था, अभी आप इसको नहीं बोल सकते, तो ये तो फिर अभी तो रॉन्ग रहेगा ना। मीन्स अपने पास एक राइट ऑप्शन अपने पास मिल चुकी है, बी एंड सी बिल्कुल एक जो है राइट ऑप्शन है, मीन सी ऑप्शन जो है बिल्कुल एक राइट ऑप्शन। तो ये विद फुल अंडरस्टैंडिंग आपके लिए जो है मैंने क्लियर कर दी है। बाकी कमेंट बॉक्स आप ही क्या है बताएं बिल्कुल कमेंट करके कि कैसी लगी वीडियो, एंड बिल्कुल नोट्स भी आप प्रॉपर बना ही रहेंगे। और जो भी आज के न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाएं, मिनिमम अपने 5 फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करें, और ज़रूर से जिन्होंने अपनी तक प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है वो ज़रूर से जो है डिस्क्रिप्शन को नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, और वहां से आप जो है प्रॉपर इसके रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। जो भी आपके प्रीवियस वीडियोस आप नहीं देख पाए प्रीवियस लेक्चर्स को, वो आप ज़रूर से कवर कीजिए उनको। और बिल्कुल वीडियो तो अच्छी लगी होगी फिर लाइक भी ज़रूर से आपने करके जाना ही है। बाकी मिलेंगे बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें जो है नेक्स्ट पेपर को रिगार्डिंग जो है डिस्कस करेंगे। ओके जी, तब तक के लिए बाय बाय।